नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट, एमपीटेट जैसी सभी शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वस्त्र एवं आवास। तो पिछले वीडियो में हम आवास के बारे में डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वस्त्र के बारे में। तो वस्त्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी सभी की थ्योरी इसमें हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वस्त्र के बारे में थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी। तो शरीर को सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाने के लिए क्या किया जाता है? वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। अब ये एक आवश्यकता कहलाई वस्त्र पहनना आपके लिए। कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा एक मूलभूत आवश्यकता है आपके शरीर के लिए। तो सर्दी के दिनों में ऊनी और मोटे वस्त्र पहने जाते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। और क्यों पहने जाते हैं? ताकि ठंड कम लगे। और गर्मी में सूती और पतले वस्त्र पहने जाते हैं ताकि गर्मी कम लगे। और जो बरसात में है वो कैसे पहने जाते हैं? बरसात के दिनों में टेरी कॉटन या टेरीकॉट के वस्त्र पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? ताकि वो जल्दी सूख जाएं। इस प्रकार से हमने वस्त्र के बारे में पढ़ा। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। एक नॉर्मल जानकारी है कि हमेशा साफ धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? चमड़ी संबंधी जो रोग हैं वो नहीं होते हैं धुले और साफ सुथरे वस्त्र पहनने से। और वस्त्रों का रख रखाव के बारे में पढ़ते हैं तो इसके लिए मुख्य बातें कितनी हैं? 3 बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। वो कौन कौन सी? नंबर 1, वस्त्रों की धुलाई। नंबर 2, वस्त्रों को इस्त्री करना। नंबर 3, वस्त्रों की सुरक्षा। सबसे पहले, अगर वस्त्र गंदे हो गए यानी कपड़े गंदे हो गए हैं तो उनकी धुलाई करनी पड़ती है। अगर उनमें सिकुड़न या सिकुड़ गए हैं तो उनको इस्त्री यानी प्रेस करना पड़ेगा। और अगर हमें लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखना है तो उनके लिए क्या उपाय करेंगे, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कपड़ों की सबसे पहले हम देख लेते हैं कपड़ों की धुलाई। कपड़ों की धुलाई के लिए साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े के धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ऊनी एवं रेशमी और महंगे कपड़ों को पेट्रोल एवं बेंजीन की सहायता से ड्राई क्लीनिंग कराया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि जो ऊनी, रेशमी एवं महंगे वस्त्र होते हैं उनको आप पेट्रोल या बेंजीन से ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। और ड्राई क्लीनिंग का कार्य अधिकतर कहाँ पर ही होता है? बाज़ार में ही करवाया जाता है। और बेंजीन की ड्राई क्लीनिंग को एजेंट कहते हैं। इसको याद रखना कि बेंजीन की ड्राई क्लीनिंग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एजेंट। बेंजीन की ड्राई क्लीनिंग को क्या कहते हैं? एजेंट। इसे नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। रंगीन कपड़ों को कैसे रंगीन कपड़ों को धोने के बाद कैसे टांगना चाहिए? रस्सी पर उल्टा करके छाया में सुखाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कपड़ों का जो रंग है वो नहीं उड़ेगा। और सुखाने से पूर्व कपड़ों को अधिक निचोड़ने से उनके रेशे टूट जाते हैं, इसलिए कपड़े जल्दी फटने लगते हैं। इसलिए कपड़ों को धोने के बाद निचोड़ना नहीं चाहिए। चलिए आगे कुछ हम बात कर लेते हैं कि कपड़ों में अगर कोई दाग लग गए तो उनको कैसे निकालेंगे। जैसे कि नॉर्मल चीज़ों के दाग हैं उनको कैसे निकालेंगे, तो ये भी एक कपड़ों की सुरक्षा में आ जाता है। तो सबसे पहले हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों के दाग पढ़ते हैं। जैसे कि चाय का दाग। चाय का जो तत्काल दाग है उसे पानी से धोकर साफ़ कर सकते हैं। तत्काल का दाग है वो तुरंत पानी से साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर दाग सूख गया है तो उसे सुहागा या बोरेक्स के साथ ग्लिसरीन लगाकर साफ़ किया जा सकता है। तो चाय के दाग कैसे साफ़ किए जा सकते हैं? सुहागा या बोरेक्स के साथ ग्लिसरीन लगाकर साफ़ किया जा सकता है। याद रखना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगले है तेल का ताज़ा दाग। गर्म पानी व साबुन से जो ताज़े दाग हैं, तेल के तुरंत के दाग हैं, उनको आप गर्म पानी व साबुन की मदद से धो सकते हैं। लेकिन अगर दाग कैसा है? पुराना है। अगर दाग पुराना है तो नमक के द्वारा उसकी क्या कर देंगे? नमक को उसमें मल दीजिए तो नमक के द्वारा चिकनाई दूर हो जाएगी। जहाँ स्थान पर जो लगा हुआ है वहाँ पर क्या कर देंगे? नमक को रगड़ देंगे, या फिर पेट्रोल की सहायता से भी उसको दूर कर सकते हैं। तो पुराने जो तेल का दाग है उसको उस स्थान पर नमक रगड़ दीजिए जहाँ पर दाग लगा हुआ है, तो वो दूर हो जाएगा। नहीं तो पेट्रोल के द्वारा भी हम दूर उसे कर सकते हैं। अगला है नीली स्याही के दाग। नमक और नींबू के रस को लगाकर 1 घंटे रखकर उसे धोने से दूर हो जाते हैं। जो नीली स्याही है, पेन से आप लोग लिखते हैं
उसके अगर दाग आपके कपड़ों में लग चुके हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नींबू का रस और नमक, नींबू का रस और नमक को मिला के जहाँ पर दाग लगे हैं मल दीजिए और 1 घंटे के लिए रख दीजिए। इसके बाद उसमें धुल दीजिए, दाग दूर हो जाएंगे। अगला है, अगर घास के धब्बे या मिट्टी के तेल से दूर कर सकते हैं तो घास के जो धब्बे हैं उनको मिट्टी के तेल से आप दूर कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर बाद पानी व साबुन से धोने से भी दूर हो जाते हैं। अगर तुरंत का दाग है तो पानी साबुन से दूर कर सकते हैं, अगर लंबे समय का दाग है घास का तो मिट्टी के तेल से उसको दूर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में कि वस्त्रों को इस्त्री करना या प्रेस करना। तो वस्त्रों की सुरक्षा का पॉइंट नंबर 2, तो वस्त्रों की सिलवटें दूर करने के लिए उनमें क्या करते हैं, गरम इस्त्री करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं। और इस्त्री करने से कपड़ों में चमक आती है, उनकी आयु बढ़ती है एवं वे अच्छे दिखने लगते हैं। इस्त्री करने से क्या होता है, उनकी सिलवटें जो हैं वो दूर हो जाती हैं और उनकी आयु बढ़ती है और अच्छे दिखने लगते हैं। चलिए, वस्त्रों की सुरक्षा हमारा कार्य है। वस्त्रों को अच्छी तरह से तह करके बक्से या अलमारी में रखना चाहिए। पहनने के दैनिक कपड़ों को शरीर से उतार कर खूंटी अथवा हैंगर पर ही टांगना चाहिए। ये हो गई वस्त्रों के सुरक्षा के बारे में जानकारी। ऊनी कपड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो ऊनी कपड़े हैं, जैसे अभी ठंड का सीजन समाप्त होने वाला है तो आप लास्ट फरवरी या मार्च में कपड़ों को अच्छे से धुलकर उन्हें कैसे व्यवस्थित रख देंगे ताकि अगली जो ठंड का सीजन आए उसमें निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, ऊनी कपड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें धोकर उनकी तहों के बीच किसकी गोलियां रखनी पड़ेंगी, नेपथलीन की गोलियां रखनी चाहिए। और लंबे समय तक बक्से में रखे कपड़ों को वर्ष में 1 या 2 बार धूप में रखना चाहिए। अगर आपके 2-4 साल से कपड़े रखे हुए हैं तो उनको 2-4 साल के लिए आप रखने वाले हैं तो उनको साल में 1 या 2 बार धूप में सुखाना चाहिए। और बीच में किसकी गोलियां रखनी चाहिए, नेपथलीन की गोलियां रखनी चाहिए। और वैसे भी आप लोग एक सीजन, हर सीजन पर कपड़े को निकालते हैं तो उसमें नेपथलीन की गोलियां आप रख के उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और वस्त्रों के अब निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वस्त्रों का निर्माण हस्तकरघा यानी हाथ के द्वारा जो चलते हैं करघा, उनको क्या बोलते हैं, हैंडलूम। शक्ति करघा यानी पावर मोटर के द्वारा जो चलते हैं या किसी इंजन के द्वारा, उसे कहते हैं पावर लूम के द्वारा किया जाता है। तो वस्त्रों का निर्माण हस्तकरघा या पावर लूम के द्वारा किया जाता है। सूती, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र प्राकृतिक रेशों से तैयार किए जाते हैं। याद रखना, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र कौन से रेशे से तैयार होते हैं, तो ये होते हैं तैयार प्राकृतिक रेशे से। और सूती वस्त्र रुई से बनते हैं और रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है। इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं रुई के बारे में थोड़ी सी, कि रुई की धुनाई करने से रुई के जो रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, जिससे धागा तैयार किया जाता है। इसे कताई करना कहते हैं। धागा जो तैयार किया जाता है रुई का, उसे कताई कहते हैं। और घरों में कताई के लिए तकली या करघा, चरखा काम में लेते हैं। कौन कौन घरों में कताई के लिए तकली या फिर चरखा काम में लेते हैं। और इन धागों से ताना व बाना बुना जाता है। खड़े धागों को ताना एवं आड़े धागों को बाना कहते हैं। जो खड़े धागे होते हैं उसको क्या कहते हैं, ताना, और जो आड़े धागे होते हैं उनको क्या कहते हैं, बाना कहते हैं। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि ताना और बाना क्या है, तो खड़े एवं आड़े धागों को ताना और बाना कहा जाता है। कपड़ा ताना, ताने व बाने को हस्तकरघा या पावर लूम की सहायता से गुथ कर बनाया जाता है। धागे को कपड़ा बनाने से पूर्व या बाद में कपड़े के रूप में जो रंग कर सकते हैं। तैयार कपड़े को थान के रूप में दुकान पर बेचा जाता है। उसको आना, ताना बाना में बनाया और उसकी रंगाई की, इसके बाद उसको थान बनाकर, मतलब कपड़े का बंडल बनाकर उसको दुकान पर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से कौन सी क्या उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं कपड़े बनाने के लिए। तो भेड़, ऊँट, याक के बालों से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। किसके किसके, भेड़, ऊँट और याक के बालों से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इनके बालों को उस्तरे से उतारकर बालों से मोटा धागा तैयार किया जाता है, जिसे ऊन कहते हैं। ऊन से स्वेटर,
शाल, कोट, टोपी बुने जाते हैं। उस्तरा जिसे आप फिलहाल रेजर भी कहते हैं, तो उसके उतार कर उसे क्या किया जाता है, शॉल, स्वेटर, टोपी आदि बुने जाते हैं। गर्म जो कपड़े होते हैं उनको बुना जाता है। रेशमी वस्त्र रेशम के धागे से तैयार किए जाते हैं। यह धागा रेशम के कीट से प्राप्त होता है। और रेशम के कीट की किससे प्राप्त होता है, तो अगर बात की जाए तो रेशम के कीट की जो धागा बनता है वो लार से बनता है। रेशम के कीट की लार से रेशमी धागा प्राप्त होता है। कीट की लार धागे के रूप में गोले की तरह इसके शरीर के चारों तरफ लिपटती जाती है। इसे कोकून कहते हैं। जो कीट होता है रेशम का, उसके चारों तरफ जो धागा नुमा संरचना लिपटती जाती है उसे क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। कोकून को पानी में डालकर उबालकर उससे रेशम का धागा काता जाता है। तो कोकून से रेशम कैसे प्राप्त की जाती है, उसे पानी में डालकर और उबालकर रेशम का धागा काता जाता है, जिससे क्या किए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि से कपड़ों की मांग बढ़ने से प्राकृतिक रेशे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने रासायनिक पदार्थों से निर्मित कृत्रिम रेशे भी तैयार किए हैं। मानव निर्मित रेशे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। जो विज्ञान की देन है, उन रेशों को कृत्रिम रेशे कहा जाता है। जो किससे बने होते हैं, रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कृत्रिम रेशा कहा जाता है। जैसे कि कृत्रिम रेशे के रूप में आ सकता है, आपसे पूछा जाए कि नायलॉन है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, तो आप बोल सकते हैं कृत्रिम रेशा है नायलॉन। पॉलिएस्टर, रेयान, टेरिलीन, टेक्रॉन, टेरिन, इन रेशों से बने कपड़े कैसे होंगे, सस्ते होंगे और सिकुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया रेशा होता है। और ये कैसे होते हैं, चमकदार, मजबूत और मुलायम होते हैं। किसके, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान, टेरिलीन, टेरकॉन और टेरिन के कपड़े मुलायम होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और कीड़े भी नहीं लगते हैं। लेकिन ये वस्त्र आग जल्दी पकड़ते हैं, गर्मियों में पसीना भी नहीं सोखते हैं, व शरीर में चिपकते हैं। जो कृत्रिम रेशे से तैयार किए गए वस्त्र हैं वो क्या करते हैं, आग जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए दिवाली में कहा जाता है कि सूते वस्त्र ही पहने, और शरीर से ये जो हैं चिपकते रहते हैं पसीना आने पर, इसलिए गर्मियों में सूती वस्त्र की ही डिमांड ज़्यादा होती है। टेरिलीन और सूती धागों से बने टेरिकॉटन के वस्त्रों में कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार के रेशों की विशेषताएं होती हैं। नायलॉन के ब्रश, रस्सियाँ, पैरासूट और मोजे बनाए जाते हैं। नायलॉन प्रथम मानव निर्मित रेशा है। तो इसको याद रखना, अगर पूछा जाए कि प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो आप याद रखना कि नायलॉन जो है वो प्रथम मानव निर्मित रेशा है। और इसे क्या कहते हैं, इसे एडिपिक अम्ल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं इसे, तो इसे एपिडिक अम्ल से बनाते हैं और इसका सर्वाधिक उपयोग टायरों में होता है। नायलॉन का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है, टायरों में होता है, और एपिडिक अम्ल से बनाते हैं। और नायलॉन प्रथम मानव निर्मित रेशा है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, रियान को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। यह अर्धसंश्लेषित रेशा होता है जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रेशे सम्मिलित होते हैं। इसमें कृत्रिम रेशा और प्राकृतिक सेल्यूलोज सम्मिलित होता है। चलिए बात कर लेते हैं टेरिलीन के बारे में। तो टेरिलीन को बहुलक के रूप में पैरासूट बनाने में उपयोग में लेते हैं। तो पैरासूट किसके बनाए जाते हैं, अगर प्रश्न आ जाए पैरासूट किसके बनाए जाते हैं, तो पैरासूट टेरिलीन के बनाए जाते हैं। कृत्रिम रेशों का उपयोग मुख्यतः वस्त्र, त्रिपाल, पर्दे बनाने में किया जाता है। जो कृत्रिम रेशे हैं उनका मुख्यतः प्रयोग जो वस्त्र हैं, त्रिपालें हैं, पर्दे हैं, उनको बनाने में किया जाता है। और राजस्थान में कृत्रिम रेशे में अलवर, कोटा, उदयपुर में मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। जो कृत्रिम रेशा है राजस्थान में बनाया जाता है वो अलवर में, कोटा और उदयपुर में बनाए जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में
बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आवश्यक जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।